नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, तो उनके लिए उनकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में शुरू से क्लासेस देख सकते हैं। आपको विधिवत रूप में एक पाठ्यक्रम दिया जा रहा है। साथ ही में हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की है जो आप ही लोगों के सुझाव पे और आप ही लोगों के हित में की है। जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी इंक्वायरी आपको लेनी है आप उस पर ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपकी पेड है, जिसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर जो नवीन प्रश्नों पर आधारित हैं और व्याख्यायित रूप में, यानी कि उनकी उत्तर कुंजी आपको दी जाती है, जिसके साथ में आप को जहाँ किसी प्रश्न में डाउट है आप सीधे सीधे हमसे उस प्रश्न का सॉल्यूशन ले सकते हैं। वो जो टेस्ट सीरीज है आपकी, जो टेस्ट सीरीज चल रही है, 50 टेस्ट पेपर है और जिनका शुल्क मात्र 500 रुपये है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप एक टेस्ट पेपर का प्रति टेस्ट पेपर की पे निकालेंगे तो आपको मात्र 10 रुपये पड़ेगा, जो आपसे टाइपिंग चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन होना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और नवीन प्रश्न है ऐसे कि आपको मार्केट में कहीं पे नहीं मिलेंगे। प्रामाणिक पुस्तकों से हैं, आपको उत्तर दिए जाते हैं। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई कन्फ्यूज़न है, 125 प्रश्न रहते हैं समग्र पाठ्यक्रम में। सप्ताह में 2 टेस्ट पेपर आपको दिए जाते हैं और ये 2 टेस्ट पेपर ऐसे हैं कि आप पूरे सप्ताह में 2 बार अपने समग्र पाठ्यक्रम में घूम लेते हैं, यानी कि उसमें आप जान लेते हैं कि आपका कितना स्कोर है। सुबह में हम आपको पेपर तरीका, जो आपका टेस्ट पेपर कराने का तरीका है वो हमारा ये है कि सुबह हम आपको टेस्ट पेपर देते हैं, शाम को 5 बजे के टाइम पे हम आपको उत्तर कुंजी देते हैं। उसी के बाद व्हाट्सएप ग्रुप, जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी चैट ओपन कर दी जाती है। आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सुविधा अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। आपको प्रमाण भी दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये विकल्प नहीं ये होगा तो फिर आपको उसका प्रमाण भी दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट तैयारी को बेहतर नहीं, बिल्कुल एक चयन अपना सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, मात्र 10 रुपये टेस्ट पेपर आपको एक पड़ रहा है। 50 टेस्ट पेपर का आपको एक साथ देना पड़ रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा महंगा लग रहा होगा, लेकिन नगण्य मात्र हमने चार्ज रखा है, जितना आप आसानी से अफोर्ड कर सको। ठीक है, ये चार्ज भी हम आपसे इसीलिए ले रहे हैं ताकि इसमें टाइपिंग का चार्ज जाता है। हमारा श्रम तो इसमें भी कुछ नहीं है, मतलब जो भी हम श्रम करते हैं उसका पे हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज हम उत्तर छायावाद। आधुनिक काल में चल रहे थे। लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए अब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कहते कहते थक गए हैं। आप फिर भी नहीं करते हो, तो इसलिए अब आपको जो राजी हो आप उसमें रजा रहिए। चलिए बात करते हैं उत्तर छायावाद में। उत्तर छायावाद में हम बात कर रहे हैं आज जो आपकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा थी। उत्तर छायावाद के समकालीन ही, छायावाद के समाप्त होने से पहले ही ये काव्य प्रवृत्ति चल रही थी, लेकिन जिनकी अधिकता छायावाद में थी, यहाँ पर और भी 2 से 3 काव्य प्रवृत्तियाँ चली थी, सभी को देखेंगे। उसमें थोड़ा थोड़ा जिस किसी एक तत्व की अधिक प्रधानता थी उसी को यहाँ पे रखा गया था। मस्ती का काव्य भी है, हलावाद भी है, तो इन सब को भी देखेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे उत्तर छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना में। वो कभी जिन्होंने छायावाद के समय पे भी, यानी कि 1918 से 1936 का समय बैठता है, इसके कुछ बाद भी या इसी टाइम पीरियड में, जैसे कि आंदोलन हो रहे थे, आंदोलनों में पता चला कि कवि भी जैसे पत्र निकाल रहे थे, पत्र निकालने के साथ में ही उसमें कुछ भड़कीला, जैसे आप देखेंगे सोजे वतन है, चिंगारी कहानी संग्रह है, तो इस तरह की जो रचनाएं हैं, भारत भारती है, तो यानी कि अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन जब उस समय चल रहा था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ ना कुछ लिखा। जब लिखा तो भाई स्वाभाविक है, आंदोलनों में जब ये कूदे, पत्रकारिता के माध्यम से, यानी कि पत्रों में जो लेख लिख रहे थे उनके माध्यम से, किसी भी तरह से, तो फिर इनको जेल में डाल दिया। डाला तो डाला, ये कलम के कारीगर जो थे, इनको वहाँ पे भी कलम नहीं रुकी।
ठीक है। तो इसी तरह इनका जो काव्य है वो निकल के आया है। देखते हैं कौन कौन इसमें, एक कवयित्री भी हैं जो बहुत ओजपूर्ण कवयित्री हैं, जानेंगे उनको भी। तो पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा या चेतना के काव्य में माखनलाल चतुर्वेदी जी का। जन्म की बात करें तो 4 अप्रैल 1889 को बावई मध्य प्रदेश में हुआ था। निधन की बात करें तो 30 जनवरी 1968 को इनका निधन हुआ था। काव्य रचनाओं में यदि बात कर लें तो हिम किरीटनी 1941 की महत्वपूर्ण है, पहली रचना है। काव्य संग्रह है हिम तरंगिणी 1949 महत्वपूर्ण है कई दृष्टियों से। पहला, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से संबंधित है। दूसरा, हिंदी साहित्य का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना को 1955 में मिला था। अब कुछ रचनाकार भाई 54 भी कर देते हैं 1954, लेकिन 1955 है। इसी के साथ में रचना का जो समय है 1949 है। माता 1952 की रचना है। युग चरण 1956 की। समर्पण ये भी 1956 की। वेणु लोग गूंजे धरा ये 1962 की है। बिजुली काजल आँच रही 1962 की। मरण ज्वार 1963 की है। धूम्रवलय 1981 की। ये काव्य संग्रह में महत्वपूर्ण है। काव्य में बात कर लेते हैं इनकी पुष्प की अभिलाषा। प्रश्न को गलत कर दो, पेपर से बाहर समझना अपने आप को, क्योंकि इस रचना को कोई भी गलत नहीं करेगा। पुष्प की अभिलाषा, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए विशेषकर बोल रही हूँ। पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिल, जवानी, गंगा की विदा, गंगा की विदा और आपका जवानी, कैदी और कोकिल, पुष्प की अभिलाषा। जवानी की इनकी एक पंक्ति आती है, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षा में कभी बन सकती है, आप नोट कर लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं नाटक में। नाटक है इनका कृष्णा अर्जुन युद्ध, 1918 का है। नाटक किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का। ये तो प्रश्न बनेगा ही। यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा घुमा भी सकता है कि कृष्णा अर्जुन युद्ध किस विधा की रचना है। वहाँ पे काव्य रहेगा, गीति काव्य रहेगा, गीति नाट्य रहेगा, इस तरह से भी विकल्प रहेंगे और नाटक भी रहेगा। ठीक है। संस्मरण में बात कर लेते हैं तो समय के पाँव 1962 की है। कहानी में बात करें तो बनवासी। कला का अनुवाद महत्वपूर्ण है, कला का अनुवाद, क्योंकि ये लग रहा है जैसे कोई निबंध लेख है, लेकिन निबंध लेख ना हो के ये कहानी है। कहानी, कहास और कहावत ये इनकी कहानियां हैं। पत्र में बात करें तो प्रभा, प्रताप और करमवीर 3 पत्रों का इन्होंने संपादन किया था। तीनों महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से प्रश्न, पत्रों से भी कई बार प्रश्न बन चुका है आपके। करमवीर पत्र से, प्रताप पत्र से, प्रभा पत्र से भी इनके प्रश्न बन चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ और बचा है इनका शेष, उसको देखते हैं। चलिए, इन्होंने अनुवाद भी किया था, एक अनुवाद किया था इन्होंने मेघदूत, वो शिशुपाल वध का, शिशुपाल वधम अनुवाद किया था इन्होंने शिशुपाल वधम का। बात कर लेते हैं निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में यदि हम बात करें तो निबंध संग्रह में इनके रहेंगे साहित्य देवता, साहित्य देवता की बात करें तो 1943। दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो अमीर इरादे गरीब इरादे, अमीर इरादे गरीब इरादे 1960 इसका समय मिलता है। बात कर लेते हैं रंगों की बोली 1982, रंगों की बोली 1982। 4th नंबर पे बात कर लें तो संदेश वाहक, अन्य में लिख लीजिएगा संदेश वाहक। 5वें नंबर पे लिखिए प्रेम। 6ठे नंबर पे पालतू साहित्य, पालतू साहित्य। छलकन नगरी 7वें पे छलकन नगरी
छलकन नगरी और इसी के साथ में है 8वें नंबर पे जनता। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इनकी जो समस्त रचनाएं हैं, समस्त रचनावली 10 खंडों में प्रकाशित है। 10 खंडों में नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित है। ठीक है, देव पुरस्कारों में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देव पुरस्कार भी इनको मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 का इनको मिला है आपकी हिमतरंगिणी पर। ठीक है, इसी के साथ में जो इन्होंने लिखी थी रचना पुष्प की अभिलाषा, ये इन्होंने बिलासपुर की जेल में लिखी थी। आप नोट कर लीजिएगा, पुष्प की अभिलाषा इन्होंने बिलासपुर जेल में लिखी थी। एक इनकी रचना मिलती है तीरधारा। 3 लोगों ने लिखी है आपके माखनलाल चतुर्वेदी। महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न बन जाएगा कि निम्न में से किसने नहीं लिखी है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरे नंबर पे बात कर ले तो केशव प्रसाद पाठक। और तीसरे नंबर पे सुभद्रा कुमारी चौहान। इन तीनों ने मिलके लिखी थी। और पद्म भूषण से भी ये सम्मानित थे संपूर्ण साहित्य में, तो पद्म भूषण से सम्मानित थे। एक भारतीय आत्मा इनको कहा जाता था। एक भारतीय आत्मा इन्हें कहा जाता था। ठीक है, आप देख लेते हैं थोड़ा सा इनकी इस रचना को। निबंध संग्रह में बात करें तो साहित्य देवता अनेक बार प्रश्नों में बन चुका है। देखिए, सन में एक एक प्रश्न की भी लेके आ सकती हूँ कि ये रचना कितनी बार कितने प्रश्न किस उसमें पूछी गई है, लेकिन ये प्रश्न साहित्य देवता आपके उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर तक की परीक्षा में प्रश्न बना है। तब आप जान सकते हैं कि जो रचना है, देखिए कोई भी रचना छोटी या बड़ी नहीं होती है, गौड़ या चर्चित नहीं होती है। हाँ, चर्चित का इतना होता है कि जैसे प्रेमचंद जी का साहित्य है या इन्हीं का काव्य संसार है या कुछ रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती हैं कि जिनको कोई पुरस्कार मिला है या विशेष साहित्य में योगदान है, उन रचनाकारों को आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो अब जैसे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तो आपको ये संपूर्ण ही पढ़ने हैं। इनकी कोई गुण से गुण रचना भी कब आपके प्रश्न में बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप गुण या चर्चित करके तो जो मतलब एक तरीके से श्रेष्ठ कोटि के जो रचनाकार हैं उनमें उनकी रचनाओं को नहीं चुन सकते। साहित्य देवता 1943 की है। अमीर इरादे गरीब इरादे ये 1960 की कई बार निबंध से प्रश्न बन चुका है। रंगों की बोली 1982 है, नई है। संदेश वाहक प्रेम पालतू साहित्य, थोड़ा सा पता नहीं क्यों लग रहा है मन में कि हाँ ये प्रश्न बन सकता है कभी भी परीक्षा में। छलकन नगरी जनता को थोड़ा सा ध्यान करके रखिएगा। समस्त रचनावली जो है इनकी वो 10 खंडों में कहाँ से नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है। देव पुरस्कार इनको मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 का इनको मिला है हिमतरंगिणी पर। अब कमेंट ये ना कीजिएगा कि देव पुरस्कार कब मिला है, जितना यहाँ पे जितना तथ्यों का संकलन जरूरी है उतना ही हम लेके आ रहे हैं। तीरधारा एक रचना है, 3 रचनाकारों ने मिलकर लिखी है, संयुक्त रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, केशव प्रसाद पाठक हैं और आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है और एक भारतीय आत्मा के नाम से भी ये जाने जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए,
देखिए, किसी में किसी की तिथि में जो आपकी रचनाएं होती हैं उनमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो आप डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह के इतिहास को ही यहाँ पे आप अपने साहित्य के उसमें जो भी आप नोट्स बना रहे हैं पहली श्रेणी में रखिएगा। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त, देखिए हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि कौन सा राइटर चर्चित है कौन सा नहीं है, हम आपको सभी को पढ़ा रहे हैं। समय की बात कर लें तो समय में जन्म की बात करें तो जन्म है समय सीधा सीधा लिख लीजिए 1895 से 1963 इनका समय ठहरता है। चिरगांव झांसी, चिरगांव झांसी, और ये कहाँ है आपके, तो उत्तर प्रदेश। काव्य की यदि बात करें तो ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, आप सभी जानते हैं। काव्य में यदि बात कर लें तो मौर्य विजय, मौर्य विजय की बात करें तो 1914 की है। दूसरे नंबर पे बात करें तो अनाथ है 1921 की। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो आद्रा है 1928 की, आद्रा 1928 की। फोर्थ नंबर पे बात करें तो दूरवा दल है, दूरवा दल, दूरवा दल का जो समय है 1929 है। फोर्थ नंबर पे विषाद है, विषाद के समय की बात करें तो 1929 है। पांचवें नंबर पे है, अच्छा काउंटिंग गलत हो गई, छठे नंबर पे आप बात करेंगे तो होगी आपका आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग के समय की बात करें तो 1933 है। सातवें नंबर पे यदि बात करें तो पाथे 1934 है। मृण्मयी, मृण्मयी की बात करें तो 1936 है। 9वें नंबर पे यदि बात करें तो वापू 1938 है। 10वें नंबर पे यदि बात करें तो उन्मुक्ता, उन्मुक्ता की बात करें तो 1941 है। 11वें नंबर पे दैनिकी, दैनिकी के समय की यदि बात करें तो 1945 है। नकुल, नकुल, नकुल की बात करें तो 1946 है। 13वें नंबर पे नोआखाली, नोआखाली समय की बात करें तो 1946 है। जय हिंद, जय हिंद की बात करें तो 1948 है। 15वें नंबर पे गोपिका, गोपिका की बात करें तो 1949 है। 16वें नंबर पे बात करें तो गीता संवाद, गीता संवाद की बात करें तो 1946 है। इसी के साथ में उपन्यास में बात करें तो गोंद है, गोद, गोद जो गोद उपन्यास जो है वो है आपका 1932 का। दूसरे नंबर पे है अंतिम आकांक्षा, अंतिम आकांक्षा की यदि समय की बात करें तो 1934 का है। नारी 1937, नारी 1937। इसी के साथ में कहानी की बात करें तो कहानी है मानुसी, निबंध की बात करें तो इनका निबंध बहुत चर्चित है, झूठ सच, झूठ सच या झूठा सच, ये आपका 1934 का है और इसी नाम से उपन्यास भी है। कमेंट कर दीजिए फटाफट से किसका है। नाटक में इनका एक नाटक मिलता है पुराण पर्व, पुराण पर्व।
पहली रचना में बात कर लेते हैं तो मौर्य विजय है पहला काव्य, मौर्य विजय। और अंतिम गोपिका, अंतिम काव्य गोपिका 1949। ठीक है, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। चलिए बात कर लेते हैं सिया राम शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं, राष्ट्रकवि जिनको कहा जाता है। समय की बात करें तो 1895 से 1963 इनका समय ठहरता है। कहाँ? चिरगांव, झांसी, आपके उत्तर प्रदेश में। काव्य की बात करें, मौर्य विजय महत्वपूर्ण है 1914 का, अनाथ 1921। देखिए ये कुछ रचनाकार ऐसे हैं कि इनकी कुछ रचनाएं तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। अनाथ 1921 का है, आद्रा 1928 की, दूरबादल 1929, विषाद 29, आत्मोत्सर्ग 1933, पाथे थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, पाथे पांचाली करके भी रचनाएं हैं। मृणमयी 1936 की, बापू महत्वपूर्ण है इनकी, सिया राम शरण गुप्त जी की। 1938 की बापू, उन्मुक्ता 1941 की है, दैनिकी 1945। नकुल महत्वपूर्ण है 1946 की, नोआखाली 1946 की, पढ़े रहिएगा। जय हिंद 1948, गोपिका 1949, थोड़ी सी इसलिए भी है क्योंकि अंतिम जो है काव्य इनका माना गया है। गीता संवाद 1946, माना गया है कि ये अनुवाद रूप में है। ठीक है, उपन्यास में बात कर लेते हैं तो गोंद गोद जो उपन्यास है, क्षमा कीजिएगा गोंद स्मृति से हो गया था। गोद जो उपन्यास है 1932 का है। अंतिम आकांक्षा 1934 का उपन्यास है। नारी 1937। गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी तीनों उपन्यास हैं सिया राम शरण गुप्त जी के। कहानी मानुषी है। निबंध की यदि बात करें तो झूठ सच है या झूठा सच भी निबंध से प्रश्न बनेगा किसका है, तो ये आपका सिया राम शरण गुप्त जी का है 1934। प्रश्न बन सकता है कि झूठ सच निबंध किसका है। ठीक है, तो जल्दबाजी में झूठा सच उपन्यास ना कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए किसका है। बहुत चर्चित उपन्यास है, 2 भागों में है, भारत पाकिस्तान विभाजन पे, देश विभाजन पर आधारित है। नाटक की बात करें तो पुराण पर्व है। पहला काव्य मौर्य विजय है और अंतिम काव्य जो है वो गोपिका 1949 माना गया है। ठीक है, तो ये था आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं क्योंकि दोनों रचनाकार हमने पढ़े हैं, वो दोनों रचनाकार बहुत महत्वपूर्ण थे। थोड़ा बता दें आपको टेस्ट सीरीज की, क्योंकि बच्चों की कमेंट्स आती हैं व्हाट्सएप पे। देखिए आपको जो भी कमेंट करनी है, जो भी आपको कांटेक्ट करना है, आप कीजिएगा 9568802463। इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे आपको पूरी जानकारी टेस्ट से संबंधित दे दी जाएगी। इसमें हम आपको दे रहे हैं 50 टेस्ट पेपर, 50 टेस्ट पेपर 500 रुपये में, 500 रुपये मात्र। इसी के साथ में यदि आप एक टेस्ट का निकालेंगे प्रति टेस्ट पेपर, तब आपको 10 रुपये पड़ेगा, 10 रुपये मात्र। ठीक है, प्रश्नों की बात कर लें तो प्रश्नों की संख्या यदि आप 50 टेस्ट पेपर का देखेंगे तब आपको 6250 प्रश्न मिलेंगे, और एक टेस्ट का यदि आप देखेंगे तो एक टेस्ट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न एकदम नवीन है। और इसी के साथ में सुबह आपको पेपर दिया जाता है, सप्ताह में 2 टेस्ट पेपर, सप्ताह में 2 टेस्ट पेपर दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें सुबह आपको टेस्ट पेपर दे दिया जाता है, सुबह टेस्ट पेपर दिया जाता है, शाम में उत्तर कुंजी, शाम में उत्तर कुंजी दी जाती है, और रात्रि में आपका समस्या समाधान के लिए
समस्या समाधान, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे किया जाता है। जैसे कि हमने 3 विकल्प आपको प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से असत्य है, तो जो असत्य रचना है या रचनाकार की रचना नहीं है, तो वो जो 4th विकल्प की जो रचना है वो किसकी है, ये भी हम आपको बताते हैं। तो इतना विधिवत रूप से हम आपको टेस्ट पेपर देते हुए चल रहे हैं। यदि आप सप्ताह में आप के जो 200-250 प्रश्न आपको मिल रहे हैं, बहुत नवीन मिल रहे हैं, और इन नवीन प्रश्नों को अगर आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपका व्याकरण, संस्कृत साहित्य से कोई प्रश्न आपका नहीं बचेगा, क्योंकि हम एक रेशियो में आपको लेके चल रहे हैं। कम से कम 15 प्रश्न हम आपके संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण से रखते हैं। अभी इतना ही रख रहे हैं क्योंकि परीक्षा की तिथि अभी कोई निर्धारित नहीं है। जैसे ही परीक्षा की तिथि निर्धारित होगी उसी तरह आपको सब करा दिया जाएगा। वैसे रचनाओं से किस रचना से किस तरह प्रश्न बन सकते हैं, या मतलब आप टेस्ट पेपर जब आप देख रहे हैं, जो टेस्ट पेपर सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, वो समझ रहे होंगे कि हाँ वास्तविकता में क्या है। और हम आपको जैसे ही आप हमें कॉल करते हो, आप अपना स्क्रीनशॉट पे करने के बाद में भेज देते हो इस नंबर पे, उसके बाद हम आपको प्राइवेट ग्रुप से ज्वाइन करा देते हैं। प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है कि यदि कोई किसी उत्तर में कोई संशोधन करना होता है, या बाय मिस्टेक कभी कुछ हो जाता है, विकल्प ए की जगह विकल्प बी हो जाता है या सी हो जाता है, तो हमारा मस्तिष्क है थोड़ी बहुत स्मृति से चीज़ इधर उधर हो जाती है। वैसे पूर्ण रूप से त्रुटियों का ध्यान रखा जाता है कि कोई त्रुटि ना रहे, ना अशुद्धि रहे। और प्रश्न ऐसे हैं कि बस मैं बयान नहीं कर सकती, जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं वो समझ रहे होंगे कि कहाँ पे भ्रमित होते हैं। अभी एक प्रश्न था एक पेपर में कि आपको ध्यान होगा पद्मावत जब हमने पढ़ा था तो हमने बताया था कि पद्मावती जो उनके जो 2 वीर होते हैं उनके साथ में 16,000 पालकियों के साथ में वो जाती हैं अलाउद्दीन के पास। अब प्रश्न है कि किसके अनुरोध पर 16,000 पालकियों के साथ वो अलाउद्दीन के यहाँ गए थे। तो आप ज़रा कमेंट कीजिएगा। जिन लोगों ने विस्तृत इतिहास ग्रंथों को पढ़ा है वो पकड़ ले जाएंगे, क्योंकि मेरे टेस्ट पेपर वाले भी सारे कैंडिडेट मुझे यही मतलब मैसेज दे रहे थे कि नहीं मैम ये हो ही नहीं सकता। अरे भाई, इतिहास ग्रंथ प्रमाण है। मैं खुद से कोई प्रश्न अनायास नहीं बना रही हूँ। मैं तो व्याकरण का भी कोई प्रश्न यूं ही उठा के नहीं रखती हूँ, प्रामाणिक ही किताबों से आपको दिया जा रहा है, ताकि आपके जो भी उदाहरण हैं वो आपको प्रश्न में देखने को मिल जाएं। आपके पेपर में आपको 125 पेपर को टारगेट कराना है मुझे, जो आगामी आने वाली परीक्षा का है। तो इसीलिए जो भी कैंडिडेट जुड़ना चाहते हैं समय से जुड़ जाइए, क्योंकि अभी आपको सप्ताह में 2 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं, आप आसानी से उनको कवर करते हुए चल रहे हैं। फिर यदि आप पेपर के समय या पेपर से 1 महीना पहले हमसे जुड़ते हैं, डेट अनाउंस होने के बाद जुड़ते हैं, तो फिर आप इतने सारे टेस्ट पेपरों को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ आप मानिए। तो जो कैंडिडेट हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं क्लासेज में, उनको भी लाभ मिल रहा है। और जो टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं 9568802463 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी इंक्वायरी चाहिए, जो भी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आप कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और अगले नए तथ्यों के साथ में, अगले नए राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवियों के साथ में। जो बचे हुए हैं प्रयास करेंगे 1 या 2 क्लासों में हम उनको निपटा लें, क्योंकि थोड़ा सा तेज़ी से हम चलेंगे। देखिए, हम ये नहीं देखते हैं कि हमारी बाकी का मतलब क्या अर्निंग है, क्या कुछ, हमें इससे मतलब नहीं रहता है। हम आपको एक क्रमबद्ध रूप में दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही राइटर को पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा उठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सुविधा के लिए हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा कमेंट करते हुए या मैसेज करते हुए थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, और पर्सनली मैसेज ना किया कीजिए। और ये तर्क वितर्क तो थोड़ा आप कम ही कर दीजिए कि आपको अर्निंग हो रही है। देखिए, यहाँ पे आके क्या होता है कि व्यक्ति का विवेक एकदम से क्रोध में आ जाता है, क्योंकि हमने आपसे किसी से भी कोई चार्ज नहीं लिया है। टेस्ट पेपर का चार्ज है वो एकदम से खुल के बोल रहे हैं कि भाई उसमें टाइपिंग का चार्ज जा रहा है, आप टाइपिंग ले लीजिए। कोई भी एक बंदा कोई भी एक कैंडिडेट आगे से फ़ोन कीजिए कि हाँ मैम हम टाइपिंग कर सकते हैं, तो आप टाइपिंग कर दीजिए, हम आपसे चार्ज नहीं लेंगे।
तो ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा कमेंट जो भी आप मैसेज किया करो टेलीग्राम पे या पर्सनली, तो थोड़ा सोच के किया करो, क्योंकि देखिए किसी एक की वजह से हम इतने लोगों का नुकसान नहीं करना चाहते, जो भी 1800-1900 लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं, हमसे पढ़ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि व्यक्ति का होता क्या है, एक छोटी सी बात है कि बोलना तो बच्चा 3 वर्ष में सीख जाता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी ये नहीं सीख पाता कि उसको बोलना क्या है। ये मैं नहीं, आशुतोष राणा की लाइन कोट है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के जो और कवि हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।